बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके बीच कक्षा 8 का सामाजिक ज्ञान का मॉडल पेपर लेकर। तो देखते हैं कक्षा 8 के सामाजिक ज्ञान के मॉडल पेपर में इस बार किस तरह का पेपर आएगा आपके वार्षिक परीक्षा का कक्षा 8 का, और उसमें कितने प्रश्न होंगे, किस किस तरह के प्रश्न होंगे और किस तरह आपको उत्तर देना है। इन सारी बातों पे बहस करेंगे। इसके बाद सिलेबस पे भी बात करेंगे, कौन कौन से पार्ट आपके सिलेबस में कम हुए हैं। फिलहाल इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। सिलेबस के लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा आपके लिए। तो देखिए, ये आपका मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर का मतलब ये होता है कि जो पेपर आपको दिया जाएगा वार्षिक परीक्षा में वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता होगा, लेकिन प्रश्न अलग होंगे। यानी इसमें 1 से और 10 तक जो प्रश्न एवं सैदे वाले हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उसमें भी आपके एवं सैदे वाले होंगे। 11वां प्रश्न आपका मिलान वाला है। इधर दाईं साइड को बाईं साइड से मिलान करना है, वो उसमें भी मेन पेपर भी ऐसा ही होगा। और इसके बाद के प्रश्न आपको लिखित में उत्तर देने हैं। तो ये आपके पेपर का मॉडल शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर देना। प्रश्न संख्या 1 से 11 तक 1 अंक के हैं। तो प्रश्न नंबर 1, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। लेकिन उससे पहले और मैं थोड़ी बात बता देता हूँ कि समय आपका 2.5 घंटे रहेगा और पूर्णांक रहेंगे 50। यानी ये पेपर आपको 50 अंक दिलाएगा। तो पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पे ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में वेलूर में की थी। तो इसका उत्तर होगा ए, स्वामी विवेकानंद। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया। प्रश्न है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया। देखिए, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने, कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। तीसरा प्रश्न है, सुनहरा रेशा। तो सुनहरा रेशा पटसन या जूट को कहते हैं। जूट या पटसन को सुनहरा रेशा कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा स। वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो 3 कारक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। क्या है? जन्म, मृत्यु और प्रवास। इससे जनसंख्या घटती बढ़ती है, जन्म मृत्यु से। और प्रवास का मतलब दूसरी जगह जाकर बसना या कहीं आकर बसना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो समय भी है, जैव पदार्थ भी है, ह्यूमस भी है। तो इसमें उत्तर होगा ब, मृदा का गठन। ये मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो इसका उत्तर ब, मृदा का गठन। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी है, उपर्युक्त सभी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। इसके बाद है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। एक ही सर्वोच्च न्यायालय है भारत में, दिल्ली में। तो इसका उत्तर होगा दिल्ली है। 8वां, केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा कौन सा न्यायालय करता है। तो केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसका उत्तर होगा द, जो दिल्ली में है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। इसका उत्तर होगा बच्चों मैसूर ए, जिसे आजकल कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक का नाम प्राचीन नाम मैसूर था। हैदर अली पिता थे और टीपू सुल्तान उनके पुत्र थे। अंग्रेजों और हैदर अली टीपू सुल्तान के मध्य 4 युद्ध हुए थे। अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो अंतिम मुगल बादशाह बच्चों बहादुर शाह जफर था, जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बहादुर शाह की मृत्यु रंगून में हुई थी, जो वर्तमान में म्यांमार नामक देश में है। वहीं इसकी कब्र पे लिखा हुआ है कि मैं वो बदनसीब हूँ जिसको अपने अंतिम समय में अपने वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई।
तो बहादुर शाह जफर होगा इसका उत्तर, अंतिम मुगल बादशाह। फिर निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। प्रश्न 11 है, 10 तक हो गए। 11वां प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे। विलियम जोन्स किससे संबंधित है? विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान से संबंधित है। टॉमस मैकाले, ये पहले ही नंबर पे अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन दिया था। टॉमस मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति भारत में लागू की थी। महात्मा गांधी, ये अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध हुआ करते थे। और पाठशालाएं, इनमें ये गुरु से संबंधित हैं। पाठशालाओं में कौन होता है? गुरु। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12 में से 21 में से कोई 7 प्रश्न हल करें। क्या कह रहा है ये? 12 से 21, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, इन 10 प्रश्न हैं। 10 में से आपको केवल 7 करने हैं। गौर करने वाली बात कि आपको पूरे 10 नहीं करने हैं, कोई से भी 7 प्रश्न कर देने हैं आपको। तो प्रश्न नंबर 12 है, जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो जनसंख्या पिरामिड है बच्चों, जनसंख्या में स्त्री और पुरुष को अलग करके, उनको आयुवार विभाजन करके जो ग्राफ बनाया जाता है, उससे जनसंख्या, वो ग्राफ पिरामिड के समान बनता है। इसमें अलग अलग आयु वर्ग को अलग अलग लाइन के द्वारा दिखाया जाता है। तो ऐसे पिरामिड को जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि किस आयु वर्ग में कितनी जनसंख्या वर्तमान में है। तो ये प्रश्न का उत्तर बड़ा है। आप चाहें तो इस प्रश्न को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको 10 में से 7 करने हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप इस प्रश्न को करें। फिर है स्थानांतरी कृषि किसे कहते हैं? तो स्थानांतरी कृषि मैं बता दूं बच्चों, आदिवासियों द्वारा एक स्थान की जमीन के अनुपजाऊ हो जाने पर दूसरी जगह जाकर खेती करना, दूसरी जगह जंगल को काटना और उसको जलाना, और फिर उस जगह पे दोबारा खेती करना। फिर उस दूसरी जगह पे भी अगर ज़मीन का उपजाऊपन कम हो जाता है तो वहाँ से भी छोड़कर तीसरी जगह जाना, यानी बार बार स्थान बदल के जंगलों को साफ करना, जलाना और उस जगह खेती करना, ये कहलाता है स्थानांतरी कृषि। प्रश्न नंबर 14, रोपण कृषि क्या है? तो रोपण कृषि कहते हैं बच्चों ऐसी कृषि जिसमें एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं, जैसे रबर की खेती। तो इसमें क्या है, बहुत बड़े क्षेत्र में रबर के पेड़ लगाए जाएंगे, या कॉफ़ी के खेती की बात करें तो कॉफ़ी के बागान लगाए जाएंगे। तो बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही जैसे वृक्ष लगाना, ये कहलाता है कौन सी कृषि? रोपण कृषि। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 महत्वपूर्ण है, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? तो बच्चों मैं बता दूं, ये प्रश्न 1857 की क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? 1857 की क्रांति में। तो उस समय सिपाहियों को एक नई बंदूक दी गई थी, और उस नई बंदूक एनफील्ड नामक राइफल कहते हैं बंदूक को, वो दी गई थी। तो उस बंदूक में जो गोली, उस समय गोली को क्या कहते थे? कारतूस। तो कारतूस की जिस डिब्बी में पैकिंग होती थी, या गोली की जिस डिब्बी में पैकिंग होती थी, वो डिब्बी को मुंह से खोलना पड़ता था। और ऐसा कहा जाता है जिस डिब्बी में वो पैकिंग होती थी वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी होती थी। तो इसलिए उस समय धर्म भ्रष्ट, क्योंकि धर्म का उस समय ज़्यादा महत्व था, धर्म पे लोग ज़्यादा ध्यान देते थे, तो इसलिए नए कारतूसों पे इसीलिए ऐतराज़ था क्योंकि उनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो आपको इसका उत्तर देना है, सिपाहियों को गाय और सूअर की चर्बी लगे होने के कारण नए कारतूसों पर ऐतराज़ था। बस एक लाइन में उत्तर। फिर यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी? तो यूरोप में भारत के बने हुए सूती वस्त्र जो हाथ से बनाए जाते थे, हाथ से बुने जाते थे, उस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी। इसके बाद है अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को अंग्रेजी सरकार द्वारा पारित एक ऐसा कानून
जिसमें किसी को संदेह के आधार पर, केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और वह किसी भी तरह की कोई अपील नहीं कर सकता था, ना कोई दलील चलती थी, ना कोई वकील कर सकता था। तो इसलिए इस कानून को नो अपील, नो वकील, नो दलील कानून भी कहा जाता है, काला कानून भी इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, विलय नीति का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। विलय नीति का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति चलाई थी, और इसमें क्या है, जिस राजा के कोई पुत्र नहीं होता था उसको अपना कोई गोद लेने का अधिकार नहीं था, पुत्र गोद लेने का। इसलिए वो फिर क्या होता था, जब राजा मर जाता था उसका राज्य अंग्रेजी सरकार द्वारा हड़प लिया जाता था। इसे ही विलय नीति का सिद्धांत या हड़प सिद्धांत या गोद निषेध सिद्धांत कहा जाता है। ये लॉर्ड डलहौजी, अंग्रेज गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उनको दिया जाता है इसको लाने का श्रेय। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? 19वां प्रश्न आपके सामने। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करता है। भारत में सभी को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। यही भारतीय धर्मनिरपेक्षता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्मों का भारत सम्मान करता है। न्यायपालिका के कोई दो कार्य, 20वां प्रश्न। तो न्यायपालिका न्याय करती है, सामान्य नागरिकों को न्याय देती है और संविधान की व्याख्या भी करती है। प्रश्न नंबर 21, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? दो कारण बताइए। पहला कारण अशिक्षा, इनको उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। दूसरा, सरकार की तरफ से पूरे प्रयास इनके लिए नहीं किए जा रहे हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़बरदस्त कमी है, इसलिए भी ये हाशिए पे खिसकते जा रहे हैं। इनके परंपरागत जो व्यवसाय थे वो छीने जा चुके हैं और इसलिए ये समस्या में हैं। तो ये यहाँ तक आपके 21 तक जो प्रश्न हुए, ये 10 प्रश्न मैंने बताए, 12 से 21 तक। इनमें से आपको केवल 7 प्रश्न करने हैं। फिर अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? तो ये देखिए 22 से 29 में से 8 प्रश्न हैं, इनमें से 5 करने हैं आपको, 3 छोड़ने हैं। पूरे 8 नहीं करने, केवल 5 करने हैं और 3 छोड़ने हैं। 22 से 29 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक दिलाएगा आपको। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? प्रश्न नंबर 22, तो अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए रिकॉर्ड रूम बना रखे थे प्रत्येक विभाग में। क्या बना रखे थे? रिकॉर्ड रूम। रिकॉर्ड रूम में प्रत्येक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाता था, और बड़े स्तर पे या ज़्यादा महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक कोई दस्तावेज होता था उसके लिए संग्रहालय बनाए थे। क्या बनाए थे? संग्रहालय या अजायब घर या म्यूजियम। तो इस तरह से अंग्रेज सुरक्षित रखते थे। सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 23 कहता है सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। तो सहायक संधि क्या थी? लॉर्ड बेलेजली नामक अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, इन्होंने एक नई व्यवस्था दी कि राजा हमारे साथ संधि कर, कोई भी भारतीय राजा जो है, भारतीय शासक, वो हमारे साथ संधि करेगा, और संधि की शर्त ये होंगी कि हमारा एक व्यक्ति यानी एक अंग्रेज आपके दरबार में अधिकारी बन के रहेगा, और वो सारी राज व्यवस्था जो भी निर्णय लेते हैं उससे पूछ के लिए जाएंगे। बदले में अंग्रेज सरकार उस राज्य को सुरक्षा देगी, यानी सीधे साधे उस राज्य पे कब्जा करना था, इस बहाने से उस राज्य की को अपने आप में समाहित करना था अंग्रेज सरकार में। राजा के सारे अधिकार छीन लिए जाते थे और सारी शक्तियां बिना अंग्रेज़ों से पूछे राजा कोई निर्णय नहीं ले सकता था, इसलिए सारी शक्तियां सीधी सी बात है अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाती थी। तो ये लॉर्ड वेलेजली द्वारा चलाई गई एक व्यवस्था जिसमें राजा को अंग्रेज़ों के अधीन होना पड़ा, वही कहलाती है सहायक संधि।
प्रश्न नंबर 24, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? क्योंकि महात्मा गांधी स्वरोजगार और स्व अनुशासन पे बल देते थे। वो चाहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं वो हाथों की दस्तकारी सीख के और रोजगार प्राप्त करें, जिससे भविष्य में उनको बेरोजगार न रहना पड़े। तो हस्तकलाएं रोजगार के लिए सिखाना चाहते थे। फिर है 25वां, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परंपरागत और गैर ऊर्जा के दो स्रोत, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो परंपरागत स्रोत किसे कहेंगे? ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनमें जिनको हम काफ़ी समय से, बहुत पुराने समय से प्रयोग में लेते आ रहे हैं, या जिनका पूर्व ज्ञान या पहले से ही जिनका ज्ञान हमको है और अभी तक वो प्रयोग में आ रहे हैं, ऐसे संसाधन कहलाएंगे परंपरागत, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो ऊर्जा स्रोत हैं जिनका प्रयोग हाल ही में होने लगा है और ये ज़्यादा पुरानी इनकी खोज नहीं है, तो ये अभी अभी प्रयोग में आने लगे हैं। ऐसे स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये सारी ऊर्जाएं, सारे ऊर्जा के स्रोत क्या होंगे? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। प्रश्न अगला है 26वां, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय विकास क्या है बच्चों? सतत पोषणीय विकास वह विकास है जिसमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह किया जाए कि अपने खुद के आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाए हमारी, और भावी पीढ़ियों यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचाकर रखे जाएं तथा पर्यावरण को नुकसान ना हो, पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना हो। ऐसा विकास क्या कहलाएगा? सतत पोषणीय विकास। दोबारा से, सतत पोषणीय विकास वह विकास है जिसमें भावी पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए संसाधनों का प्रयोग किया जाए तथा पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो। प्रश्न नंबर 27, वे कौन से मुख्य तत्व हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? तो कौन से मुख्य तत्व हैं? तो देखिए, उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले कच्चा माल चाहिए। तो उद्योग, जो जिस चीज़ का भी उद्योग लगा रहे हैं उसके लिए, उसको तैयार करने के लिए माल चाहिए, तो कच्चा माल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसके लिए बाजार उपलब्ध होना चाहिए। बाजार नज़दीक हो उद्योग के, ज़्यादा दूर नहीं हो, अन्यथा परिवहन में ज़्यादा खर्च होगा, तो इसमें बाजार भी नज़दीक होना चाहिए। तीसरा, सस्ते श्रमिक उपलब्ध होने चाहिए, यानी मजदूर भी सस्ते उपलब्ध हों। चौथा, बिजली और पानी, बिजली और पानी की व्यवस्था। ये पांचों चीज़ें उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करती हैं कि उद्योग को कहाँ लगाना है। जहाँ पे ये पांचों चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी वहीं पे उद्योग हम लगा सकते हैं। इसके बाद है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न ऊपर भी आ चुका है, फिर से समझा देता हूँ कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, परंतु भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। सभी को अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी भारत में है, यही भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। फिर है 29वां प्रश्न, FIR से आप क्या समझते हैं? FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना प्रतिवेदन। प्रथम सूचना प्रतिवेदन, ये किसी केस के होने पर, किसी घटना के होने पर पुलिस को देनी होती है, पुलिस थाने में देनी होती है। जब पहली बार आप कोई केस करते हो तो आपको क्या करानी पड़ती है कानून के लिए? FIR। प्रश्न नंबर 30 और 31, ये 5-5 अंक के प्रश्न हैं, दो बड़े प्रश्न हैं ये, और ये अथवा में है। आपको इनमें से, अथवा वाले में से, या तो ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए। तो 31वां और 30वां देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए? लोगों की गांधी जी के बारे में क्या धारणा थी? तो भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए? तो पहला, इसमें जो भी उस समय जो आंदोलन हुआ उसमें बहुत सारे चीज़ें लोगों ने अपनाई थी। शराबबंदी पर रोक लगाई, महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दूसरा, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, और
सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दिए गए। स्कूल और कॉलेज जो अंग्रेज चलाते थे उनमें बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। तो इस तरह और लोगों ने सरकारी उपाधियों को भी छोड़ दिया। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को भी, जिन जिन महापुरुषों को भारत में मिली थी उनको छोड़ दिया। इसके अलावा यहाँ लोगों ने स्वरोजगार अपनाए, खुद चरखा कातना जैसे उद्योग घर पे ही शुरू किए। लोगों की गांधी जी के बारे में क्या धारणा थी? लोग गांधी जी की बातों पे आंख बंद करके विश्वास करते थे। लोग उनको देवता समान मानते थे और उनको ऐसा लगता था कि गांधी जी इस देश को आज़ाद करा देंगे। तो ये था प्रश्न नंबर 30। इसमें अथवा में आप ये करना चाहो तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ? तो अंग्रेजों ने जो जो नीतियां अपनाई उनकी वजह से यहाँ भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। और राष्ट्रवाद कहते किसे हैं? किसी क्षेत्र विशेष के प्रति विशेष लगाव होना, यही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो भारत के लोगों का भारत के प्रति जो लगाव था वही उनका राष्ट्रवाद था। तो क्यों हुआ? क्योंकि भारत में अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा था, भारत के राजाओं से उनके राज्य छीने जा रहे थे, गोद निषेध प्रथा, 1857 की क्रांति, भारत की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत, इन सारी बातों के वजह से। इसके अलावा भारत में अंग्रेजों द्वारा जो अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही थी उसको पढ़ के विदेशों की स्थिति को भारत के लोगों ने जाना और इसके बाद उनमें राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अंतिम प्रश्न आपका वो है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों और कैसे करना चाहिए, और जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? तो प्राकृतिक वनस्पति यानी वन, और वन्य जीवन यानी जीव जंतु जो वनों में पाए जाते हैं उनका संरक्षण क्यों और कैसे करना चाहिए? तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त संपत्ति है। अगर ये नष्ट होंगे तो मानव के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक जीव जंतु एक हिस्सा होता है। अगर एक भी जीव जंतु कम हुआ तो खाद्य श्रृंखला टूट जाती है, क्योंकि सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसलिए हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? करना कैसे? इनके प्राकृतिक आवासों को बचाएं, जंगलों को काटने से रोकें, और विकास के नाम पे जो सड़क और रेलवे पुल वगैरह बनाए जा रहे हैं उनसे किसी तरह का प्रकृति को कोई नुकसान नहीं हो। अगला प्रश्न है, इसी में अथवा में जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? तो जल संसाधनों का संरक्षण, उद्योग धंधों से जो गंदा पानी निकलता है उसको नहीं जाने दिया जाए जल जल के स्रोतों में। इसके अलावा परंपरागत स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाए। जो हमारे बड़े बूढ़े या हमारे बुजुर्ग जिन संसाधनों को से जल को बचाते थे उन तरीकों को अपनाया जाए। पानी का उचित उपयोग किया जाए, अनावश्यक दोहन नहीं किया जाए। जमीन में भूस्तर, जो जल का जमीन में स्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उस स्तर को रोका जाए, उस स्तर को बरकरार रखा जाए। जितना पानी आप निकाल रहे हो ज़मीन से उतना ही पुनर्भरण की व्यवस्था की जाए। तो इस तरह से हम जल संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तो बच्चों ये था कक्षा 8 का सामाजिक ज्ञान का मॉडल पेपर। इस वीडियो को कई बार देखें और इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। पेपर को बार बार देखें कि ये पेपर किस तरह का आता है, कितने प्रश्न हमें करने। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है सारा सिस्टम, और समझ लेना। इस वीडियो को बार बार देख के आपके समझ में आ जाएगी ये सारी बातें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उन तक पहुंचाएं, और उनके इसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। शेयर करने के साथ इसको लाइक करें। लाइक का बटन नीचे जो अंगूठे का निशान ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है उस पर लाइक पे दबाएं हाथ, और इसके अलावा सब्सक्राइब भी करें इसको, जिससे अगले नोटिफिकेशन अगले जो वीडियो में डालता हूँ उसका भी आपको पता चल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।